हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ। और यहाँ पे ये जो बिजनेस लॉ है दैट इज फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। और यहाँ पे क्योंकि जो हमारा चैप्टर है वो है डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और जिसके अंदर हम देखेंगे निष्पादन की असंभावना, डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जिसको हम हिंदी के अंदर कहते हैं निष्पादन की असंभावना, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कह देते हैं, निराशा का सिद्धांत भी कह देते हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन की असंभावना क्या है। देखो, जो अनुबंध अगर हम करते हैं वो अगर अपने आप में असंभव है तो वो वॉइड है, व्यर्थ है, क्योंकि जो कानून है जो चीजें असंभव होती है उसको लागू नहीं कर सकता। जो अनुबंध असंभव है उन्हें कानून के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। जैसे ए जो है बी से वादा करता है कि वो 2 घंटे के भीतर बी के गार्डन में मैंगो का पेड़ जो है कुछ मंत्र बोल के लगा देगा, तो ये असंभव है, ये व्यर्थ है, वॉइड है, क्योंकि ये हमें पता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अनुबंध जब किया जाता है उस वक्त असंभवता, मतलब जिसको इम्पॉसिबल हो, वो अवश्य अस्तित्व में होनी चाहिए। और उस समय दोनों पक्षों को इसकी जानकारी हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन अगर वादा करने वाले को पता होता है कि ये चीज असंभव है तो उसको मुआवजा जो है उसके लिए देना पड़ेगा, अगर दूसरे बंदे को उसकी वजह से कोई जो है नुकसान होता है। अंग्रेजी कानून में इसे निराशा का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहा जाता है। निराशा का अर्थ है किसी अनुबंधन का निर्वहन जो पक्षों की सोच से परे बाहरी कारणों से असंभव हो जाता है। इसका मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है ऑटोमेटिकली जब ऐसी चीजें होती हैं जो बाहरी कारण होती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि अनुबंध जो होता है उसका निष्पादन करना जो होता है संभव नहीं होता। निष्पादन की जो असंभावना है, देखो इसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे प्रारंभिक असंभवता, बाद की असंभवता, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं इनिशियली इम्पॉसिबिलिटी, जो हमें शुरुआत में ही पता होता है कि ये जो ठहराव है इसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि हमें यहाँ पे पहले वो सब कुछ सही होता है लेकिन बाद में वो असंभव हो जाता है। तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी जो है प्रारंभिक असंभवता, ये असंभवता का पहला प्रकार है। समझौते के समय ही हमें पता होता है कि इसको जो है पॉसिबल नहीं है, और चाहे पार्टियों को इसके बारे में पता हो या ना हो, समझौता शुरू से ही व्यर्थ होता है। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी जो बाद के बाद असंभव होता है। देखो, अनुबंध जब किया जाता है तब वैलिड होता है, लेकिन जब अनुबंध किसी घटना के कारण बाद में उसका निष्पादन जो होता है असंभव है या वो गैर कानूनी हो जाता है, तो इसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे धारा 56 लागू होती है, तो उसके लिए 3 शर्तें होती हैं। या निराशा का सिद्धांत जो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, उसके लिए 3 बातों का होना जरूरी है। कार्य असंभव हो जाना चाहिए, और जिस घटना के कारण असंभव हुआ है उस पे वादा करने वाले का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये ऐसी घटना के कारण जो है असंभव हो जाता है जो वादा करने वाले के द्वारा प्रेरित नहीं होनी चाहिए। कार्य असंभव होना चाहिए किसी घटना के कारण जिस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। असंभवता वादा करने वाला द्वारा स्वयं प्रेरित नहीं होना चाहिए। जैसे ए और बी एक दूसरे से ब्याह करने का अनुबंध करते हैं, लेकिन ब्याह से पहले ही, शादी से पहले ही बी पागल हो जाता है, तो यहाँ पे अनुबंध जो है वो वॉइड हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है।
क्योंकि जब वो किया गया था तब वो वैलिड था, लेकिन शादी के टाइम पे जो बी है वो पागल हो जाता है, तो वहां पे अब इसको परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं वो स्थितियां जहां पे हम कहते हैं कि ये जो है डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, ये निष्पादन की असंभावना हो जाती है। जैसे विषय वस्तु का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। देखो, जहां अनुबंध की विषय वस्तु जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, वहां अनुबंध की पक्षों की गलती के बिना नष्ट हो जाता है, तो अनुबंध जो होता है समाप्त हो जाता है। जैसे टेलर बनाम वर्सेस कोल्डवेल के केस में होता है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति जो है संगीत हाल को निश्चित तिथि पर किराए पे देने के लिए सहमति हुई थी, लेकिन वो जो संगीत म्यूजिक हॉल था वो आग की वजह से नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे असंभावना की वजह से वॉइड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे म्यूजिक हॉल ही किराए पे लेना था, जब वो ही नष्ट हो गया तो अनुबंध किस चीज का रहेगा। लेकिन जब विषय वस्तु का एक ही हिस्सा नष्ट होता है, तो वहां पे मालिक जो होता है डिस्चार्ज नहीं होता, क्योंकि वो बाकी हिस्सों के अंदर जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मृत्यु या व्यक्तिगत अक्षमता, डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी। देखो, यहाँ पे कई ऐसे अनुबंध होते हैं जो कि पर्सनल स्किल के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे एक पेंटर है, वो कहता है कि मैं तुम्हारी पिक्चर पेंट करूंगा, लेकिन उसके हाथ कट जाते हैं, तो अब देखो वहां पे वो शरीर का क्षमता है जिसकी वजह से वो अपना अनुबंध पूरा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि वो अक्षमता की वजह से क्या है कि जो अनुबंध है वो वॉइड हो गया, अब उसको परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। या कई बार ऐसे भी होता है कि मृत्यु की वजह से भी क्या होता है कि वो उसकी संभावना खत्म हो जाती है। जैसे रॉबिन्सन वर्सेस डेविसन है। देखो, एक कलाकार होता है, एक खास दिन गाने के लिए अनुबंध किया गया है, लेकिन वो इतना बीमार पड़ जाता है कि वो गा ही नहीं सकता, तो उसके ऊपर मुआवजे का मुकदमा किया गया। तो कोर्ट ने वहां पे किया कि देखो, वो व्यक्ति जो है इस स्थिति में ही नहीं था कि वो गा सके, तो उससे मुआवजा नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे ये जो अनुबंध है ये वॉइड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे निष्पादन की असंभावना थी। कानून में बदलाव, चेंज इन लॉ। देखो, जब अनुबंध किया गया था तब वो वैलिड था, लेकिन कानून के बदलाव की वजह से वो वॉइड हो जाता है, वो इनवैलिड हो जाता है। जैसे ऑयल सीड्स के लिए एक अनुबंध था, लेकिन सरकार ने भारत की रक्षा के तहत इसकी बिक्री और खरीद को जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। तो यहाँ पे दोनों पार्टी जो है अपने दायित्व से मुक्त हो जाती हैं। किसी विशेष स्थिति का होना या ना होना, नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरिंग ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स, किसी विशेष स्थिति का ना होना या ना होना। जब अनुबंध का आधार अब मौजूद नहीं है तो अनुबंध समाप्त किया जाएगा। जैसे हम देखते हैं केर बनाम हेनरी 1902 में राजा के राजाभिषेक जुलूस को देखने के लिए फ्लैट जो है किराए पे लेता है, लेकिन राजा की बीमारी से वो जो राजाभिषेक होता है वो पोस्टपोन हो जाता है, तो यहाँ पे जो अनुबंध है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि जुलूस का अस्तित्व ही अनुबंध का आधार था। जब वो ही नहीं रहा तो अनुबंध भी समाप्त हो जाता है। युद्ध की घोषणा, अगर हमें कोई अनुबंध, जैसे मान लो हमारा देश जो है पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है और उस वक्त हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वैलिड होता है। लेकिन जब उस अनुबंध को पूरा करने का समय आता है तो दोनों देशों के बीच में मान लो युद्ध छिड़ जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे निष्पादन की असंभावना हो जाती है, तो अनुबंध जो है व्यर्थ हो जाता है। जैसे लंदन के एक व्यापारी ने चीनी एफओबी हैमबर्गर में वितरित करनी थी, लेकिन इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में युद्ध छिड़ जाता है, तो युद्ध के फैसले से क्या है, अनुबंध जो है समाप्त हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। लेकिन उसी तरह ही हम देखते हैं कुछ अपवाद है, वहां पे ये माना जाता है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है वो वहां पे लागू नहीं होगा और वहां पे जो हमारा अनुबंध है वो व्यर्थ नहीं होता। निष्पादन में कठिनाई, व्यवसायिक असंभवता, किसी तीसरे व्यक्ति की विफलता के कारण असंभवता, जिसके काम पे वादा करता भरोसा करता है, स्व प्रेरित असंभवता, उद्देश्यों में से किसी एक की विफलता, हड़ताल, तालाबंदी और नागरिक अशांति, जिसको हम एक एक करके समझेंगे। निष्पादन में कठिनाई,
देखो जो अनुबंध किया गया है, अगर उसको परफॉर्म करने में कठिनाई है और कठिनाई इस वजह से है कि या तो अधिक कठिन है या अधिक महंगा हो गया है या अधिक बोझिल है या हमें पहले से लाभ कम दे रहा है या उसकी लागत ज्यादा है, तो वहां पे हम ये कारणों की वजह से क्या होता है ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे निष्पादन जो है असंभवता के कारण है, कठिनाई है, बट इसको परफॉर्म करना मतलब पड़ेगा। जैसे केशवलाल बनाम केशवलाल वर्सेस दीवानचंद, डी निश्चित समय में कोयले की पूर्ति के लिए एक एग्रीमेंट करता है, लेकिन जो कोयले की माइंस होती हैं वहां पे कोयले के परिवहन के ऊपर सरकार जो है प्रतिबंध लगा देती है, जिसके कारण वो निश्चित समय में कोयले की पूर्ति सप्लाई नहीं कर सका। लेकिन कोयला जो है खुले बाजार में उपलब्ध था, तो उसने डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का सहारा लिया। तो कोर्ट ने कहा कि ये प्रदर्शन के समता का मामला नहीं है, को क्योंकि ओपन मार्केट के अंदर कोयला आराम से मिल रहा था, तो वो वहां से कोयला लेके अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकता था। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, जैसे किसी फैक्ट्री के अंदर हड़ताल है, तालाबंदी है, नागरिक अशांति है, तो वो अनुबंध को खत्म नहीं करती। जैसे वर्कर जो होते हैं हड़ताल पे चले जाते हैं, तो ये नहीं हम कह सकते कि काम नहीं हो सकता, हम क्योंकि दूसरे मजदूर उपलब्ध होते हैं जिनको लेके हम काम करवा सकते हैं। उसी तरह हरि लक्ष्मण वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के केस में ए और बी के बीच में कुछ मशीनरी की मरम्मत के लिए समझौता हुआ था, लेकिन वर्कर्स की हड़ताल के कारण ये ऐसा नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे निष्पादन जो होता है माफ करने के लिए प्राप्त कारण नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया है, क्योंकि हम बाहर से वर्कर्स को लेके काम करवा सकते थे। तीसरे व्यक्ति की विफलता के कारण असफलता, जैसे हमने किसी के साथ अनुबंध किया है लेकिन वो तीसरे बंदे के ऊपर निर्भर करता है। जैसे फूलचंद वर्सेस प्रागदस, ए ने बी को माल बेचने के लिए सहमति व्यक्त की। जब उसने कहा कि मैं मिल से जो है माल मिलेगा तब मैं जो है सप्लाई करूंगा, लेकिन मिल के अंदर क्या होता है कि पूर्ति करने में विफल रहती है, तो यहाँ पे निष्पादन की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हम दूसरे बंदे से लेके माल जो है सप्लाई कर सकते हैं। स्व प्रेरित असंभवता, कि ये जो है वादाकर्ता के द्वारा खुद प्रेरित असंभवता नहीं होनी चाहिए। देखो जब इम्पॉसिबिलिटी जो होती है अनुबंध करने वाले पक्ष की खुद की गलती के कारण होती है, तो धारा 56 लागू नहीं होती। वादा करने वाले को तब तक मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वो अपने काम को पूरा देखो यहाँ पे वो अगर पूरा करने में विफल रहा तो वो मुक्त नहीं होता। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसको कोई अपराध अपराध करता है, उसके लिए गिरफ्तार हो जाता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि अब मैं जेल में हूँ, मैं इस अनुबंध को पूरा नहीं करूँगा। तो यहाँ पे क्योंकि वो खुद की गलती की वजह से पकड़ा गया है, तो यहाँ पे वो जो है डिस्चार्ज नहीं हुआ। फेलियर ऑफ वन ऑब्जेक्ट, किसी एक उद्देश्य की विफलता। जब अनुबंध कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो उनमें से एक की विफलता, एक अगर विफल रह जाता है तो अनुबंध को खत्म नहीं किया जाता। जैसे एडवर्ड सेवन का राजाभिषेक के अवसर पर आयोजित नौसेना समीक्षा को देखने और जो जहाज के बेड़े थे वो चारों ओर घूमने थे, तो एक्स और वाई ने एक नाव जो थी किराए पे ली, और जिसकी वजह से तो एक्स ने वाई से एक नाव जो है किराए पर देने की सहमति व्यक्त की, लेकिन राज्य की बीमारी की वजह से नौसेना समीक्षा जो है नहीं हो पाती, लेकिन बाकी जो उद्देश्य थे वो होने थे। तो यहाँ पे वो जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी उद्देश्य जो थे वहां पे थे, सिर्फ एक ही उद्देश्य जो था वो वहां पे विफल हुआ था। उसी तरह अगर हड़ताल, तालाबंदी और नागरिक अशांति होती है, तो उसके बेसिस पे भी हम कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं कहते डिस्चार्ज हो गया, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। जैकब वर्सेस क्रेडिट लॉयनेस, एक्स ने वाई को कुछ सामान सप्लाई करने का समझौता किया था। सामान को अल्जीरिया से खरीदा जाना था। उस देश के अंदर दंगे और नागरिक अशांति के कारण सामान नहीं लाया जा सका, तो ये अनुबंध के गैर निष्पादन का बहाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं लागू होगी। उसी तरह ही देखते हैं कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी है उसका परिणाम क्या है। देखो यहाँ पे अनुबंध जो है व्यर्थ हो जाता है, वॉइड हो जाता है, और अगर कोई पार्टी जो है उससे लाभ प्राप्त करती है तो उसको वो लाभ वापस करना पड़ेगा। जैसे मानसिंह बनाम
खजान सिंह। इस मामले में ए और बी के बीच में बी की भूमि पर बबूल के पेड़ काटने के लिए अनुबंध था, लेकिन बाद में सरकारी नियम ने कहा कि बिना लाइसेंस के तुम पेड़ नहीं काट सकते। ए को लाइसेंस नहीं मिला, उसने जो मतलब प्रतिफल दिया हुआ था, एडवांस मनी दी हुई थी, तो वो पार्टी को उसको वापस करने पड़ेगी। गैर निष्पादन के लिए मुआवजा। देखो, अगर अनुबंध व्यर्थ हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोमिसर है उसको पता होता है कि ये जो अनुबंध है इम्पॉसिबल है, और अगर उसकी वजह से प्रॉमिसरी को कोई नुकसान होता है तो वहां पे वो उसको जो है मुआवजा देगा। जैसे ए ने बी से विवाह का अनुबंध किया, ए पहले से ही सी से विवाहित था, कानून के अनुसार वो एक से ज्यादा मैरिज नहीं कर सकता, तो ए जो है उसने अपना वादा नहीं पूरा किया, तो बी को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई जो है ए को करनी पड़ेगी।